हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम आपका जो सेमेस्टर 2 है और जो आपका इसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से 1200, ये इसकी वन शॉट वीडियो होने वाली है। मींस अगर आप इतना करके जाते हो तो आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है। और अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अगर इतना करके जाते हो तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग था? जो गुप्त काल था भारत के इतिहास में, जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो क्या वो एक गोल्डन एज था? क्या उस टाइम पे सब कुछ अच्छा हुआ था? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो गुप्त साम्राज्य था वो हमारे भारत में आप देखोगे उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, नॉर्थ इंडिया, इसके अलावा पूर्वी भारत और थोड़ा सा नीचे तक भी, यहां तक पूरा फैला हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि भाई साम्राज्य तो बहुत बड़ा था। अब अगर हम देखें कि क्या ये गोल्डन एज था या नहीं था, तो सबसे पहले हम इसके पक्ष में जो लोग बोलते हैं वो क्या क्या चीजें बताते हैं, क्या फैक्ट बताते हैं, वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भाई देखो, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा उत्कर्ष का टाइम था। मींस कल्चरल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा विकास हुआ। आप अगर देखोगे संस्कृत का साहित्य हो, इसका बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में जो साहित्य लिखा जाता था, और इसके अंदर कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ये कुछ ऐसे रचनाकार हुए जिनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। ये कुछ ऐसे महान लोग थे जो गुप्त काल में ही आए। वैज्ञानिक और गणितीय उपलब्धियां, अब इसी टाइम पे हमारे देश के अंदर, या आप समझ के चलो गुप्त साम्राज्य के अंदर कुछ वैज्ञानिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। ठीक है, ये वो अवधि थी जहां गणित का विकास हो रहा था बहुत ज्यादा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जीरो दिया मेरे भारत ने, जो हम लाइन बोलते हैं, वो इसी टाइम पर जीरो का आविष्कार हुआ। और धीरे धीरे दशमलव प्रणाली, ठीक है, ये भी इसी टाइम पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्यभट्ट जैसे कुछ खगोलविद भी हुए जिन्होंने सौर मंडल और ग्रहों की गति के बारे में बताया कि भाई जो हमारा सौर मंडल होता है, ग्रह कैसे गति करते हैं, सूर्य के आसपास कितने ग्रह होते हैं। ये जितना भी खगोल विज्ञान है ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा विकसित हो रहा था। और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी विकास हो रहा था। ठीक है, गुप्त कला आप अगर यहाँ पे देखोगे कि, और जो वास्तुकला जो होती है वो बहुत सुंदर थी। गुप्त काल के अंदर जितना भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है इनका। जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। और इसी काल के अंदर जो मंदिर बनाए गए उनकी जो वास्तुकला थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कितना ज़्यादा उनका वो था इस चीज़ में। राजनीतिक स्थिरता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त काल के अंदर राजनीतिक रूप से बहुत स्थिरता थी। ऐसा नहीं था कि राजा बार बार हट रहा है, बार बार साम्राज्य हार रहा है। तो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा स्थिरता थी। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीन राजा मैंने आपको बताए, इनके शासनकाल को अक्सर हम ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा समृद्धि का काल था। ये जो तीन राजा हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, इन तीन राजाओं के टाइम पे बहुत विकास हुआ था भाई। ठीक है, और बहुत शांति भी थी। और अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अब इसके विपक्ष में भी हैं कि भाई गोल्डन एज नहीं था। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सब अच्छी अच्छी बातें थी। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ गुप्त काल जो है वो वाकई में गोल्डन एज था। अब समझते हैं कि क्या है। सामाजिक असमानताएं बहुत ज्यादा थी। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि भाई जबकि गुप्त काल हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन इसी टाइम पर आप देखोगे समाज में पदानुक्रम थे। मींस हायरार्की में समाज बटा हुआ था। टॉप पर ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये एक सामाजिक संरचना बनी हुई थी। तो सभी को बराबर का फायदा नहीं होता था।
तो आप अगर यहाँ पे देखोगे जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर थी, बहुत गहराइयों में बसी हुई थी जाति व्यवस्था इस टाइम पे। तो बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर खासकर सिर्फ उनको मिलते थे जो ऊंची जाति के लोग होते थे। तो ये पहला तर्क दिया जाता है। उसके बाद है आर्थिक असमानताएं भी मौजूद थी, क्योंकि गुप्त काल के दौरान प्राप्त समृद्धि समान रूप से वितरित नहीं थी। जो जितनी समृद्धि थी वो सभी लोगों को इक्वली नहीं मिलती थी। कृषि अर्थव्यवस्था आप अगर देखोगे किसान पर निर्भर होती है। कोई भी अगर साम्राज्य है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है तो कृषि तो किसान ही करेगा। ओके, तो ज्यादातर किसान पर निर्भर थी अर्थव्यवस्था। और इस बात के सबूत हैं कि अधिकांश आबादी गरीबी और कठिनाई की स्थिति में ही रहती थी। एक तो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, ज्यादा व्यापार वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। और यह भी बताया जाता है कि इस टाइम पे ज्यादातर आबादी जो है वो गरीबी से ग्रस्त थी, बहुत ज्यादा गरीबी भी थी। धार्मिक विशिष्टता अगर आप यहाँ पे देखोगे, जबकि यह अवधि मतलब जो गुप्त काल है वो ये माना जाता है कि इसमें हिंदू धर्म जो है उसका पुनरुत्थान हो रहा था। हिंदू धर्म कहीं ना कहीं मतलब अपना विकास कर रहा था। लेकिन यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, जो कि पहले के समय में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति था, गुप्त युग के दौरान धीरे धीरे उसकी गिरावट होने लगी। तो ये देखने को मिलता है कि सिर्फ हिंदू धर्म का ही ज्यादा विकास हो रहा था इस टाइम पे। गोल्डन एज जो था वो हिंदू धर्म के लिए था। गुप्त काल के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसका इतना ज्यादा विकास नहीं देखने को मिलता है। तो इस गिरावट को कई कारकों के साथ हम देख सकते हैं, जिसमें हिंदू धर्म का राज्य संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जो गुप्त राजा होते थे वो एक तो खुद हिंदू थे, हिंदुओं को समर्थन ज्यादा करते थे, ठीक है। फिर है क्षेत्रीय विविधता। अब गुप्त काल के अंदर गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, मैंने आपको बताया गुप्त काल के अंदर कितना दूर दूर तक शासन करते थे गुप्त राजा। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि स्वर्ण युग के रूप में आप अगर देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, जो आप इंडिया को पढ़ते हो, जो हमारा जहाँ गंगा के जो वो हैं प्लेन्स या गंगा के मैदान, वहीं पे ज्यादा विकास हो रहा था। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि गुप्त साम्राज्य एक अखंड इकाई नहीं था, बल्कि अपने स्वयं के विशिष्ट इतिहास और संस्कृतियों के साथ साथ क्षेत्रीय राज्यों और क्षेत्रों का एक संग्रह था। मींस गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बना था, ना कि प्रॉपर एक पूरी इकाई, ठीक है। छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर उसको एक बड़ा साम्राज्य बनाते हैं और हर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। निष्कर्ष अगर आपको बताऊं तो भाई गुप्त काल में निर्विवाद रूप से आप अगर देखोगे, हाँ भाई सांस्कृतिक विकास हुआ था, बौद्धिक विकास हुआ था, बहुत सारा आर्थिक विकास भी हुआ था, लेकिन उसका जो फायदा है वो सभी को नहीं मिला था। और स्वर्ण युग जो है वो प्रॉपर आप इसको स्वर्ण युग नहीं बता सकते। इसके पक्ष में भी पॉइंट्स हैं, इसके विपक्ष में भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल आता है हमारे सामने कि भूमि अनुदान की प्रथा के विशेष संदर्भ में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में आर्थिक विकास का वर्णन करो। भूमि अनुदान, भूमि अनुदान का मतलब होता है जब आप एक भूमि को किसी को दान करते हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण है, या वो कोई मंदिर है, ठीक है। तो आप जब दान कर रहे हो भूमि को, वो भूमि दान कहलाता है, जिसको भूदान भी कहते हैं। गुप्त साम्राज्य जो कि 320 से 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल जो कि आपको 550 से 750 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ये वो टाइम था भारतीय इतिहास का जिसमें भूमि अनुदान की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मींस इस टाइम पे भूमि अनुदान किया जाता था। और अगर आपको बताऊं, गुप्त साम्राज्य के अंदर लगभग 320 से लेकर 550 ईस्वी के बीच में अगर हम समझें कि भाई भूमि अनुदान किस तरीके से था, तो आइए देखते हैं। तो कृषि एवं भूमि अनुदान अगर आप देखो तो भूमि अनुदान जिसे देवदान भी कहा जाता है या ब्रह्मदान भी माना गया है। ये माना जाता है कि भूमि अनुदान आप अगर किसी ब्राह्मण को करते हो वो साक्षात देवता को दिया गया एक दान है, या फिर वो सीधा ब्रह्मदान है, बहुत पवित्र माना गया है। तो गुप्त काल के अंदर आप देखोगे जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो अक्सर धार्मिक योग्यता हासिल करने और उनका समर्थन हासिल करने के लिए ब्राह्मण लोगों को और जो बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उनको जमीन दान देता था। जो भी राजा होता था वो ब्राह्मणों का सपोर्ट चाहता था और फिर वो भूमि दान करता था। और इन भूमि अनुदानों में भूमि मालिकों की कर मुक्त स्थिति सुनिश्चित करके कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करी, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिला। अब क्या है इसका मतलब समझिए कि अगर किसी राजा ने कोई जमीन दान में दी है, उस पर जो भी आएगा वो खेती करेगा, वो खेती से जो टैक्स आएगा, कहीं ना कहीं टैक्स नहीं, वो खेती से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सारा राज्य के पास जाएगा और राज्य इनसे टैक्स नहीं लेगा कोई भी किसी प्रकार का, ठीक है। अलग से जो टैक्स होता है जमीन के ऊपर वो इनसे नहीं लिया जाएगा। तो ये एक तरीके से फायदा हो गया। और व्यापार और वाणिज्य की बात करें
तो भाई गुप्त काल में साम्राज्य के भीतर और विदेशी भूमि के साथ व्यापार और वाणिज्य का बहुत विस्तार देखने को मिलता है। मींस एक तो अंदर ही अंदर भारतीय भूमि के और एक विदेशी भूमि पे भी व्यापार हो रहा है इस टाइम पे। सिल्क रूट जिसको कहा जाता है रेशम मार्ग, उसने मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाया, क्योंकि जो हमारा जो सिल्क रोड था, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है, वो रास्ता इतना बड़ा है कि वो कई सारे क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ऐसे में होता क्या है कि भाई गुप्त शासकों ने सुरक्षित वातावरण प्रदान करके सड़कों का निर्माण करा और एक मुद्रा प्रणाली बनाई। मुद्रा प्रणाली मीन्स सिक्के वगैरह बनाए। इससे व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और शहरीकरण और शिल्प कौशल, अब इसको समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इस अवधि में पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये बड़े बड़े शहर थे, ठीक है। इन जैसे शहरों का व्यापार, प्रशासन और शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकास हुआ। मींस पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जहां व्यापार बहुत ज्यादा होता था, जहां की शिक्षा बहुत ज्यादा फेमस थी और जहां से प्रशासन संभाला जाता था। कारीगर और शिल्पकार फले फूले उत्कृष्ट मूर्तियां, धातु कर्म और वस्त्र तैयार किए। मतलब जो कारीगर होते थे वो क्या करते थे भाई, शिल्पकार का काम होता है हाथ से सामान बनाना, बर्तन बनाना, औजार बनाना। तो ये सारे काम बहुत ज्यादा किए जाते थे। धातु की वस्तुओं को बनाना, मूर्तियां बनाना, वस्त्रों का काम करना, ये सारा काम होता था। अब गुप्तोत्तर काल की बात करें, लगभग 550 से 750 ईस्वी का काल था। इसमें देखते हैं क्या हुआ। तो क्षेत्रीय साम्राज्य और भूमि अनुदान, आप अगर देखोगे गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, गुप्तोत्तर काल का मतलब होता है गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद का काल। तो गुप्तोत्तर साम्राज्य के पतन के साथ होता क्या है, भारत में वर्धन राजवंश, ठीक है, हर्षवर्धन का टाइम आया, चालुक्य और पल्लव जैसे क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय होने लगा। अब जो पहले एक बहुत बड़ा गुप्त साम्राज्य था भारत के अंदर फैला हुआ, वैसा एक बड़ा साम्राज्य आ पाना मुश्किल हो रहा था और छोटे छोटे जो राजवंश थे, जो साम्राज्य थे, उनका विकास देखने को मिलता है, उदय होता है। भूमि अनुदान इन क्षेत्रीय शासकों के द्वारा सत्ता को मजबूत करने के लिए किया जाता था। मींस जो राजा थे वो भूमि अनुदान करते थे ताकि उनको सपोर्ट मिले, ठीक है, सत्ता में बने रहें और कृषि का भी विकास हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज थी भूमि अनुदान इस काल में भी। व्यापार और समुद्री गतिविधियां, तो गुप्त काल के बाद समुद्री व्यापार फला फूला। गुप्तोत्तर काल के अंदर व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसमें भारतीय जहाज दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप तक भी जाने लगे थे। आप ये मान के चलो कि हमारा जो भारत है वहां से जो व्यापार होता था अब पूर्वी एशिया तक भी होने लगा था। मीन्स जो हमारा पूर्व का जितना भी क्षेत्र है इस साइड वाला, वहां तक व्यापार हो रहा था। कोरोमंडल तट, ठीक है, आप अगर देखोगे ये हमारे दो तट है नीचे की तरफ, कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जहाज होते थे और यहीं से ही व्यापार होता था। तो व्यापारिक केंद्र ज्यादातर इन तटों पर ही होते थे। आगे बढ़ते हैं, कला एवं वास्तुकला का विकास। तो गुप्तोत्तर काल के अंदर आप अगर देखोगे भाई जो कला है उसका भी विकास देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसी टाइम पर नक्काशी बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, ठीक है, मूर्तियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। इस काल की भित्ति चित्र, मीन्स जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर चित्र बनाना, वो बहुत ज्यादा फेमस था इस टाइम पे। मंदिर जो इस काल में बनाए गए, जो मठ बनाए गए, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखिए। इलाहाबाद या जिसको प्रयागराज आप कह सकते हो, वहां पे जो एक स्तंभ सा है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रशस्ति का मतलब होता है जब आप किसी राजा की प्रशंसा में कुछ लिखते हो। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त जो राजा था उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और वो बहुत ही बढ़िया सबूत है हमारे लिए अगर हमें उनके बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, या इलाहाबाद प्रशस्ति है, जिसमें आप देखोगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्तंभ सा बना हुआ है, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है भाई, ऊपर से नीचे तक जितना आप पढ़ सकते हो इसे। तो ये पूरा का पूरा समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा गया है। समुद्रगुप्त जो कि एक बहुत ही महान राजा थे हमारे भारत के, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के। तो इनके बारे में क्या बताती है प्रशस्ति, आइए समझते हैं। तो प्राचीन भारत के सबसे शानदार राजाओं में से एक जो कि थे समुद्रगुप्त, उनको एक तो उनके सैन्य कौशल, जो उनके युद्ध जीते गए उसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। वो जो प्रशासन चलाने की एक कला थी उनकी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इसके अलावा वो कला के संरक्षक थे। मींस आर्ट, जो हमारा आर्ट होता है, जो कला होती है, उसको वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे।
और इसके अलावा धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। मीन्स वो धर्मों में ज्यादा भेदभाव नहीं रखते थे, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। अब ये हरिशेन ने एक शिलालेख लिखा था, मीन्स पत्थर के ऊपर एक चीज लिखी जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। बाद में इसी को ही आप इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हो। इसमें राजा समुद्रगुप्त के चरित्र के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सैन्य विजय, तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की उनके व्यापक सैन्य अभियान, जो भी वो अभियान लेकर जाते थे, मान लो किसी के ऊपर अटैक करना है या लड़ना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सराहना की जाती है। माना जाता है कि भाई वो अटैक वगैरह करने में, लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। और इससे गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार हुआ। भाई जितना ज़्यादा क्षेत्र आप जीतोगे उतना ज़्यादा आपका विस्तार होगा। और ऐसा कहा जाता है कि उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी और छोटे राज्यों के राजाओं से लेकर बड़े बड़े राजाओं को हराया और अपने विरोधियों को कुचला, ठीक है। इस तरीके से ये है। धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। भाई इलाहाबाद प्रशस्ति ये बताती है कि समुद्रगुप्त जो राजा थे वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे सभी धर्मों का, और उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में दर्शाया जाता है जो अपनी प्रजा की धार्मिक, आप अगर देखोगे कि मतलब पूरी तरीके से एक रक्षा भी करते थे। और कोई हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते थे किसी के साथ भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कला और शिक्षा का संरक्षण। समुद्रगुप्त जो राजा थे, भाई कला जिसको आप आर्ट कहते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं आर्ट के, ठीक है। तो आर्ट जो होता है, जो कला, उसको ये हमेशा बचा कर रखते थे। ये खुद भी बहुत बड़े कलाकार थे, वीणा भी बजाते थे। साहित्य में बहुत ज्यादा अच्छे थे ये, और साहित्य का इन्होंने पूरा विकास भी करा। शिक्षा को संरक्षण दिया, और इस शिलालेख में उन्हें कवियों, विद्वानों और कलाकारों का समर्थन करने का श्रेय दिया जाता है कि जो समुद्रगुप्त राजा थे वो कवियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, और कलाकारों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। जिससे ये पता चलता है कि उसके टाइम पर कितना साम्राज्य में विकास हुआ सांस्कृतिक रूप से। प्रशासनिक सुधार, इलाहाबाद की प्रशस्ति ये बताती है कि समुद्रगुप्त ने प्रशासनिक बहुत ज़्यादा सुधार करे, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी थी प्रशासन संभालने की, और बहुत सुव्यवस्थित था उनके टाइम पर। और उनका जो है शासन न्यायपूर्ण था, मीन्स किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होता था, और वो अपने प्रजा के कल्याण के बारे में ही हमेशा सोचते थे। अब है कूटनीतिक कौशल। अब ये नहीं है समुद्रगुप्त हमेशा लड़ते ही रहते थे। भाई कूटनीति नाम का एक वर्ड होता है, मींस आपकी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, आपके आस पड़ोस के राजाओं के साथ आप कैसा संबंध रखते हो। तो ये बताया गया है कि वो गठबंधन भी बनाते थे जरूरत पड़ने पर, कि अगर किसी को अपने साथ लेना है, गठबंधन बनाना है, तो वो भी बनाते थे वो। और पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छा संबंध था इनका, सबसे लड़ते नहीं थे भाई, मित्र भी थे इनके। तो इनकी कूटनीति के लिए इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। सैन्य रणनीति इनकी बहुत अच्छी थी। इलाहाबाद प्रशस्ति भी ये बताती है कि समुद्रगुप्त की जो सैन्य रणनीति है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो उनका साहस है, जो उनके अंदर प्रतिभा थी ना युद्ध संभालने की, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और उनकी नवीन सैन्य रणनीति को कई लड़ाइयों में जीत हासिल करने में सक्षम बनाने का श्रेय दिया जाता है। जो उनका लड़ने का तरीका था, कुछ नया था, उसमें कुछ नयापन था, जिसके कारण वो हमेशा लड़ाइयां जीत रहे थे। ओके। फिर एक महान विजेता और परोपकारी शासक के रूप में समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियां थी उसका जश्न मनाने के लिए इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई। इलाहाबाद प्रशस्ति में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में बताया गया है जिसने गुप्त साम्राज्य को गौरव दिलाया, गुप्त साम्राज्य को प्राउड फील करवाया और गुप्त साम्राज्य का विकास किया। अब हमारा अगला सवाल है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हर्षवर्धन की उपलब्धियों की चर्चा करो। अब जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं वो हमें देखनी है। तो हर्षवर्धन जी का जो साम्राज्य था वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। यहां से ये जितना आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया है आपका, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन जिन्हें केवल हर्ष के नाम से भी बहुत बारी बताया जाता है किताबों में, हर्षवर्धन जो है वो वर्धन राजवंश के एक बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करी, इसलिए उन्हें भारत का सबसे महान शासक, जो जितने भी एक लिस्ट में नाम आते हैं उसमें से एक नाम इनका भी है, ठीक है, कि ये राजा बहुत अच्छे थे हर्षवर्धन। तो राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने कई क्षेत्रों को जीता।
अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत बहुत सारे इलाकों को जीता। प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा करे इन्होंने अपने टाइम पर। तो एक तो इनका शासन बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, और उन्होंने राज्य के मामलों के प्रबंधन के लिए बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था। और इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी ये चलाते थे ताकि इनकी प्रजा का भला हो सके। सांस्कृतिक संरक्षण, भाई हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार करा। हर्षवर्धन एक कट्टर बौद्ध थे, ये आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन राजा हैं वो कट्टर बौद्ध धर्म के थे और उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट्स किए। उन्होंने 643 ईस्वी में कन्नौज में प्रसिद्ध बौद्ध परिषद बुलाई थी। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं बौद्ध धर्म के अंदर, जो कुछ संगीतियां होती हैं, उसमें एक हर्षवर्धन ने भी बुलाई थी, जिसमें कई बौद्ध धर्म के विद्वान आए थे और भिक्षु भी आए थे। सीखने को प्रोत्साहन, तो उन्होंने कई सारे शैक्षणिक केंद्र भी खोले, मींस पढ़ाई के लिए जो कॉलेज वगैरह होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इन्होंने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा बनाए। लाइब्रेरी वगैरह बनाई, ठीक है। और इसके अलावा कई विद्वानों को ये हमेशा बुलाते रहते थे। आर्थिक विकास बहुत था इनके साम्राज्य में, ठीक है। हर्षवर्धन ने व्यापार और कृषि को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों को बनवाया, पुल बनवाए, सिंचाई की प्रणालियों को विकसित करवाया, ठीक है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य तो बहुत अच्छा था भाई इस टाइम पे। कैसे? हर्षवर्धन ने जो है एक ऐसा वातावरण बनाया अपने साम्राज्य में जहां व्यापार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। इन्होंने व्यापार वाणिज्य को पूरा प्रोत्साहन दिया और उन्होंने विदेशों के साथ भी व्यापार करा, बाहर के देशों के साथ भी व्यापार होता था और बाहर के बाजारों में हमारा भारत का सामान भी जाने लगा इस टाइम पे, ठीक है। जो हमारे यहाँ का माल था वो एक्सपोर्ट होने लगा बाकी के कंट्रीज में। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक और कलात्मक योगदान, तो आप अगर देखोगे साहित्यिक संरक्षण तो इनका था ही था। हर्षवर्धन जो है वो साहित्य का एक महान संरक्षक था। मींस जो लिटरेचर होता है, जो लिखा पढ़ी है, जो हमारा साहित्य है, वो उस चीज को बचाने में विश्वास रखते थे और इन्होंने संस्कृत साहित्य का विकास करने में पूरा पूरा सपोर्ट दिया। और उनके दरबार में कई साहित्यिक जो रचनाकार हैं वो होते थे, कई सारी रचनाएं लिखी जाती थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि हर्षवर्धन खुद एक प्रसिद्ध कवि भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। तो कला और वास्तुकला के में भी इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। हर्षवर्धन ने कला और वास्तुकला के विकास में भी योगदान दिया था। कई सारे शानदार मंदिर उन्होंने बनवाए और इसके अलावा मठ वगैरह बनवाए जिसमें बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। जो भिक्षु लोग होते हैं वो मठों में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका वास्तुकला में भी योगदान था। इनके राजनयिक संबंध बहुत अच्छे थे। अगेन एक और वर्ड आता है यहाँ पे, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन्स आपके राजनयिक संबंध कैसे हैं आपके आस पड़ोस के राजाओं के साथ। तो पड़ोसी राज्यों के साथ उनके संबंध मैत्रीपूर्ण थे, मीन्स मित्रता थी, एक दोस्ती थी। हर्षवर्धन ने कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, मीन्स अपने आस पड़ोस के राज्यों में उन्होंने विवाह वगैरह भी करा जिससे कि और संबंध अच्छे हों। वह अपने कूटनीतिक कौशल के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। तो उनके सहयोगी और उनके विरोधी सभी इस चीज की तारीफ तो करते हैं। तो उनकी उपलब्धियों के बावजूद हर्षवर्धन का साम्राज्य 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु तक ही रह पाया। उसके बाद ये साम्राज्य नहीं संभला और एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन की कमी थी, क्योंकि जब वो मरे तो उसके बाद वो साम्राज्य इतना ज्यादा केंद्रीकृत नहीं रह पाया जितना उनके टाइम पर था, तो वो साम्राज्य टूटता चला गया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों के योगदान का वर्णन करो। जो पल्लव हैं दक्षिण भारत में, इन्होंने क्या किया है भाई कला को बचाने के लिए? तो ये जो क्षेत्र है, ये जितना आपको पिंक या पर्पल कलर में जो नजर आ रहा है, ये पल्लवों का क्षेत्र है। ये साउथ इंडिया के थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कला के क्षेत्र में, आइए समझते हैं। तो पल्लव राजवंश जिसने 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, कला और वास्तुकला में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो सबसे पहले इनका जो स्मारकीय वास्तुकला है ये पढ़ते हैं। पल्लव अपने पत्थरों को काटकर बनाने वाले जो मंदिर थे उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, इसको रॉक कट टेम्पल्स भी कहा जाता है। रॉक का मतलब होता है पत्थर, कट का मतलब होता है काटना। तो इनके जो पत्थरों से कटे हुए मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। ऐसे यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है जो कि है महाबलीपुरम का मंदिर, जिसको मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो पल्लव वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा शोर मंदिर है जो कि एक समुद्र तट के किनारे पे है, दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर मंदिरों में से एक है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं आपको मंदिरों की इनकी फोटो दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये महाबलीपुरम का मंदिर है आपके सामने जो कि पल्लवों ने बनवाया था। बहुत ज्यादा सुंदर
बहुत ज्यादा आकर्षक। इसके अलावा ये है आपका शोर टेम्पल। शोर का मतलब होता है तट, समुद्री किनारा। समुंदर ये आपको दिख रहा होगा और इसके किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल एक आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाया करते थे। और द्रविड़ शैली, पल्लवों ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास करा। अब एक होता है नागर शैली, जो आप नॉर्मल मंदिर देखते हो इस तरीके से, शिखर होगा, एक उसकी ध्वजा होगी, नीचे गर्भगृह होगा। एक आप अगर देखोगे तो नागर शैली होती है, ठीक है। नागर शैली में क्या होगा, ऊपर थोड़ा ऐसा होगा, फिर मंदिर ऐसा होगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। साउथ इंडियन मंदिर होते हैं जैसे, वो ज्यादातर नागर शैली में ही बने होते हैं। तो बहुत सुंदर शैली इसी टाइम पर विकास होता है। देखो ये है नागर शैली, आपको दिख रहा होगा, ऊपर शिखर होगा, फिर ऐसे 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 इस तरीके से, ये पूरी नागर शैली है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद है, देखो गर्भगृह कहाँ होता है, द्रविड़ स्टाइल जो होता है, जो द्रविड़ स्टाइल मीन, सॉरी मैंने आपको पीछे जो बताया है वो नागर शैली नहीं, वो द्रविड़ शैली थी। तो द्रविड़ शैली में सबसे पहले एंट्री गेट होता है जिसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से एंट्री होगी, आप अंदर आओगे मंदिर के, ये मंडप होगा। मंडप के आप थोड़ा सा सीधे जाओगे तो एक यहाँ मूर्ति रखी होगी, इसको गर्भगृह कहा जाता है। इस मूर्ति से आप यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको विमान कहा जाता है। जो टॉप का क्षेत्र होता है इसको शिखर कहा जाता है। तो ये जो शैली है इसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। द्रविड़ शैली ही थी जो पीछे वाली भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके अलावा मूर्ति कला बहुत फेमस है इनकी। पल्लव कला की विशेषता उसकी बढ़िया बढ़िया मूर्तियां भी हैं, जहां अक्सर उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर, खंभों पर, और जो गोपुरम यानी कि जो एंट्री गेट्स होते थे वहां पे इन्होंने मूर्तियां बनाई थी। और ये मूर्तियां बहुत अच्छी स्किल्स, जो एक स्किल्ड कारीगर होता है उसके द्वारा बनाई गई थी। कई देवी देवता आपको देखने को मिलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी दर्शाती हैं कई सारी मूर्तियां, तो कई सारी लोक कथाएं भी उसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पल्लव काल की मूर्तियां, ये दो मूर्तियां आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये मूर्तियां बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। गुफा मंदिर, पल्लव टाइम पे महाबलीपुरम और त्रिची जैसे स्थानों में चट्टानों को काटकर कुछ मंदिर बनाए गए। यानी कि चट्टानों को काटकर उसको इस तरीके से शेप दी गई, वो मंदिर बन गया। ठोस चट्टानों से बने ये गुफा मंदिर बहुत ही ज्यादा बढ़िया वास्तुकला को दर्शाते हैं। इसकी जो नक्काशी है वो आपको देखने को मिलती है कि भाई कारीगर कितना अच्छा रहा होगा। प्रतिमा विज्ञान में योगदान, तो पल्लवों के टाइम पर कला का दक्षिण भारत में प्रतिमा विज्ञान के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मींस पल्लवों ने साउथ इंडिया के अंदर जो मूर्तियां बनाने की जो एक विज्ञान होता है उसमें बहुत ज़्यादा विकास करा उस चीज़ का। पल्लव मंदिरों में पाई जाने वाली जो मूर्तियां हैं और जो नक्काशी है उसने आगे आने वाले जो काल में जो मंदिर बने उसको मोटिवेट किया कि भाई हाँ इस तरीके से बनाना है, और एक टेम्पलेट के रूप में काम करा कि हाँ भाई इसको एग्जाम्पल रखते हुए इसी की तर्ज पर बाकी मंदिर बनेंगे। तो ये है, मैंने आपको बता दिया है मूर्तियों में क्या क्या दर्शाया जाता था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो कुल मिलाकर पल्लवों ने अपने नवीन जो एक नयापन ये लोग लेके आए थे डिजाइन में, वास्तुकला में, जो बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बनाते थे उसके लिए इनको जाना जाता है। और उनके जो कलाकार हैं, जो वास्तुकार हैं, जो इतिहासकार हैं उस टाइम के, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो ये आप कह सकते हो। अब है राष्ट्रकूट, पालों और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष पर एक निबंध लिखो। अब ये क्या है कि तीन साम्राज्य आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं समझते हैं। तो सबसे पहले आप मैप देखो इंडिया का, ये ग्रीन कलर में जो है ये गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र है। पर्पल कलर वाला जो है ये पाल जो राजवंश है उसका क्षेत्र है। ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में ये राष्ट्रकूट साम्राज्य है। तो ये दो तीन लोग कन्नौज पे लड़ रहे थे कंट्रोल पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए। अब ये क्या है संघर्ष, आगे समझते हैं। तो देखो राष्ट्रकूट के बारे में समझो सबसे पहले। तो बादामी के चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूट शक्ति का विकास हुआ। बादामी के चालुक्य का मतलब है ये एक राजवंश था साउथ इंडिया में ही। तो इनका जब पतन हुआ तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का विकास होता है। दक्कन 8वीं शताब्दी की शुरुआत से राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में था। साउथ इंडिया पे तो इन्हीं का ही कंट्रोल था आप कह सकते हो। और राज्य के संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग थे, जिन्होंने चालुक्यों के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और उनका जो क्षेत्र था बादामी जिसको कहा जाता है उस पर कंट्रोल कर लिया। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुए जो कि दंती दुर्ग के चाचा थे।
और जिन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर भी बनाया, जो कैलाशनाथ मंदिर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। कृष्ण प्रथम ने सबसे बड़े पुत्र गोविंद द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया अपने बाद में। ठीक है। जो कि एक राजा के रूप में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। उनके भाई जो थे ध्रुव, उन्होंने कृष्ण प्रथम को हरा दिया, सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और ध्रुव जो है उसने गंगा, पल्लव और वेंगी के शासकों को हराया। ठीक है। तो इन्होंने, ये जो राजा जो ध्रुव है, इसने भाई कुछ लड़ाइयां जीती। फिर इन विजयों ने ध्रुव को पूरे दक्कन का अधिपति बना दिया। मींस जब इन्होंने 2-3 साम्राज्य को हरा दिया तो ये हीरो बन गए भाई साउथ इंडिया के। हाँ, ये राजा बहुत अच्छा है, ये तो युद्ध जीतता जा रहा है। अब गोविंद तृतीय को सभी राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। अभी तक राष्ट्रकूटों के जितने भी राजा मैंने आपको बताए, उसमें से गोविंद तृतीय, गोविंदा भी जिसको कहा जाता है, वो बहुत फेमस थे। जब वे उत्तर में लड़ने में व्यस्त थे तो जो चोल, पांडे और पल्लव हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडिया के 3 राजवंश हैं, आमने सामने थे एकदम। तो इन्होंने क्या करा, उनके खिलाफ एक गठबंधन बना लिया। फिर भी वो लोग हार गए गठबंधन बनाने के बावजूद भी। और उसने श्रीलंका के राजाओं को भी अपने अधीन कर रखा था। और अमोघ वर्ष प्रथम भी एक सक्षम शासक था, जिन्होंने लंबे समय तक इस वंश में शासन करा और कला को बहुत ज्यादा इन लोगों ने बचा के रखा। अब अमोघ वर्ष प्रथम जो एक और राजा है, उसने क्या करा, मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई। और इनके उत्तराधिकारी पुत्र कृष्ण द्वितीय और पोते जो थे वो इंद्र द्वितीय थे, सॉरी इंद्र तृतीय। और बाद के राष्ट्रकूट शासक जो है वो ज्यादा के मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाए। जो शुरुआती जो मैंने आपको नाम बताए हैं, यही नाम आपको याद रखने हैं। तो 10वीं शताब्दी के अंत तक कई चालुक्यों ने फिर से सत्ता हासिल कर ली और इनको हरा दिया। अब यहाँ पे अगला साम्राज्य है पाल वंश। पाल वंश के जो लोग थे, इनके बारे में भी समझ लेते हैं आखिर क्या था। तो पाल वंश आपको पश्चिम भारत में देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो पाल वंश के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में बहुत ज्यादा उथल पथल चल रही थी। ठीक है। क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम तक तो सारा कुछ उनके कंट्रोल में था। तो बंगाल के लोगों ने अराजकता को समाप्त करने के लिए गोपाल नाम से एक व्यक्ति को अपना राजा बनाया। और भाई गोपाल ने 5 सालों तक शासन करा और उन्होंने पाल वंश की नींव रखी। अगर आपसे कोई पूछता है पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो वो गोपाल था। पाल वंश बिहार, बंगाल के बड़े हिस्से में नियंत्रण करके बैठा था और कुछ समय के लिए उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति भी बन रहा था। तो पाल वंश का राजनीतिक आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मींस पाल वंश किस चीज की वजह से सबसे ज्यादा ताकतवर था? एक तो उसकी उपजाऊ भूमि, दूसरा उसका व्यापार बहुत अच्छा था। ओके। तो ये इस तरीके से पाल वंश के राजा हैं, जो कि आप देख सकते हैं। गोपाल, गोपाल के पुत्र जो आए बाद में, जो उत्तराधिकारी बने धर्मपाल, वो एक बहुत ही बढ़िया योद्धा माने जाते हैं। ठीक है। अपने पिता की तरह, जिसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। और धर्मपाल की मृत्यु के बाद उनकी उत्तराधिकारी आप अगर देखोगे, देवपाल ने भी वो एक साम्राज्य की जो डिग्निटी है उसको बना के रखा। और उन्होंने ना केवल अपने पिता से विरासत में मिले साम्राज्य को बनाए रखा, बल्कि सीमाओं का विस्तार भी करा। मीन्स जो ये धर्मपाल हैं, मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो देवपाल आए, उन्होंने साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार करने में पूरा अपना योगदान दिया। और उन्होंने एक आक्रामक साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। मींस एग्रेसिवनेस थी उनके अंदर, वो जहां चाहते थे वहां पे वो युद्ध जीतते थे। और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सैन्य गतिविधियों में ही बिताया। ज्यादातर इनकी जो लाइफ थी वो युद्ध लड़ते हुए बीती। और वह कला के महान संरक्षक थे। मींस कला, आर्ट वगैरह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। और जिन्होंने कई बौद्ध मठ वगैरह भी बनवाए और मंदिरों को भी बनवाया। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था। और इसके बाद पाल वंश कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल आप समझ लो जैसे है ही नहीं। उनकी शक्ति पटना के आसपास तक ही सीमित हो गई। धीरे धीरे उनका क्षेत्र छोटा होने लगा और उन्होंने बंगाल पर भी अपनी पकड़ खो दी। इसके बाद रामपाल ने कुछ समय के लिए पाल वंश को बनाए रखा, एक राजा आया रामपाल। उसके बाद बंगाल में 12वीं शताब्दी में सेन वंश जो है वो पाल वंश का उत्तराधिकारी बन गया। मीन्स सेन वंश ने पाल वंश को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। तो धीरे धीरे इनका साम्राज्य खत्म होने लगा। अब है गुर्जर प्रतिहार। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम भारत, थोड़ा सा उत्तर पश्चिम भारत, ये आपका गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्र में काउंट किया जाता है। और इसमें गुर्जर प्रतिहार शुरू में एक राजपूत कबीले थे जो गुर्जर के वंशज थे। आपको अगर मैं बताऊं, ये बहुत ही डिबेट वाले टॉपिक्स हैं।
जैसा आपकी बुक्स में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हमारा अपनी तरफ से नहीं है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बुक्स के अंदर दिया गया है। तो गुर्जर 6ठी शताब्दी में भारत में आकर बस गए, और अब ये माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार यहाँ के मूल निवासी थे। मीन्स ये माना जाता है जो गुर्जर प्रतिहार लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, और ये गुर्जर प्रतिहार जो है वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे। जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनको क्षत्रिय बताया गया है। और भद्र के, और सॉरी, उनके पूर्वज हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने भद्र नामक एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया, और भद्र के पुत्रों ने उनकी जाति को अपनाया। मीन्स जो इनके पूर्वज हरिश्चंद्र थे, हाँ हरिश्चंद्र, उन्होंने एक महिला से शादी करी जिसका नाम भद्र था, और वो क्षत्रिय मूल की थी। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी मदर वाला वो कंटिन्यू कर लिया वर्ण। कुछ साक्ष्य ये कहते हैं कि गुर्जरों के पूर्वज लक्ष्मण से संबंधित थे, भगवान लक्ष्मण से रिलेटेड भी माना गया है इनको। तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो बहुदेववादी थे, मीन्स अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, विष्णु जी, शिव जी, भगवती माता रानी जिसे हम कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहारों ने अरब जो प्रायद्वीप से जितने भी अटैक करने वाले लोग आते थे, जो आक्रमणकारी लोग आते थे, उनको रोकने में बहुत ज़्यादा एक भूमिका निभाई, और आक्रमणकारियों को ये रोकते थे और हराते भी थे। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के पहले महान शासक नागभट्ट थे, जिनके शासनकाल के दौरान अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर मध्य भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए और वापस चले गए। तो नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारियों को एक शक्तिशाली राज्य दिया, क्योंकि भाई नागभट्ट ने बहुत बड़ा अच्छा खासा साम्राज्य बना लिया था। नागभट्ट के बाद कक्का, फिर देवराज के बाद पुत्र वत्सराज ने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाया, और वत्सराज के जो पौत्र थे यानी कि पोते, वो थे रामभद्र। उन्होंने मुश्किल से 3 वर्षों तक ही शासन करा, और इसके बाद रामभद्र के जो पुत्र हुए मिहिर भोज, महान सम्राट मिहिर भोज, इनका नाम बहुत याद रखा जाता है, वो इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हैं तो वो थे मिहिर भोज जी। ठीक है, उन्होंने कन्नौज को नियंत्रित करने में भी एक सफलता पाई। मैंने जो आपको क्षेत्र बताया था कन्नौज, जिसके ऊपर ये तीनों लड़ते थे, तो इसको कंट्रोल किया उन्होंने और इसे अपनी राजधानी बनाया। और भोज ने यानी कि मिहिर भोज ने पाल राजा नारायण पाल को भी हराया और पश्चिमी हिस्सा भी जीत लिया। और मिहिर भोज भी लंबे समय तक राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाइयां लड़ते रहे। फिर महेंद्र पाल ने अपने पिता भोज की तरह कलाओं का संरक्षण किया। अब मिहिर भोज के जो पुत्र आए यहाँ पे महेंद्र पाल, ठीक है, उन्होंने जैसे अपने पिता के द्वारा जो काम किए गए थे उसको थोड़ा कंट्रोल करके उसी चीज़ को आगे बढ़ाया, उनकी लेगेसी को। और इसके बाद ये इसका मैप था, मेन जगह थी कन्नौज, इसी के ऊपर ये तीनों लोग लड़ते रहते थे। तीनों राजवंशों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि इनके राजा कौन थे। इसके अलावा इसी को आप त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हो, यानी कि 3 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कोई गठबंधन बना रहा है, कोई क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन टारगेट सबका यही है कि कन्नौज के ऊपर कब्जा करना है। तो एक ये प्रतिस्पर्धा सी हो गई थी। ओके, तो इन साम्राज्यों के बीच शक्ति संतुलन समय के साथ बदलता गया। मीन्स कभी कोई शक्तिशाली हो रहा है, कभी कोई शक्तिशाली हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक ने दूसरे पर अपना प्रभुत्व बनाया, लेकिन थोड़े समय के लिए। कभी प्रतिहारों ने कन्नौज पर कब्जा करा, कभी राष्ट्रकूटों ने कब्जा करा, कभी कोई कब्जा कर रहा है। तो अंततः तीनों शक्तियां इससे कमजोर हो गई, क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। परमानेंट कंट्रोल किसी का भी नहीं हुआ कन्नौज के ऊपर। और इसके अलावा अगला जो सवाल है वो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताओ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बारी पेपर में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बेसिकली 2 सिद्धांत बताए गए हैं, स्वदेशी मूल और एक है विदेशी मूल। कोई कहता है कि राजपूत जो है वो भारत से ही हैं, भारतीय जमीन से ही हैं। कोई कहता है कि जो राजपूत जो है वो बाहर से आए हैं। समझते हैं क्या है। भारत में एक प्रमुख योद्धा वर्ग माना जाता है राजपूत। जब आप राजपूत वर्ड सुनते हो तो आपके मन में आता है कि लड़ाई लड़ने वाले, युद्ध लड़ने वाले, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, ये एक डिबेट है भाई बहुत बड़ी। तो क्षत्रिय उत्पत्ति, कई राजपूत प्राचीन क्षत्रिय योद्धाओं के वंश का दावा करते हैं। राजपूतों को क्षत्रिय ही माना जाता है। और पुराणों जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी बताया गया है कि वो सूर्य और चंद्रमा राजवंश से आते हैं। मीन्स सूर्यवंशी राजपूत भी होते हैं, चंद्रवंशी भी होते हैं। वे अक्सर खुद को राम और कृष्ण जैसे महान हस्तियों के साथ भी जोड़ते हैं कि भाई हम प्रभु राम के वंशज हैं, हम क्षत्रिय वर्ण के हैं, हम योद्धा हैं, ठीक है। और विदेशी उत्पत्ति का भी एक सिद्धांत है। कुछ लोग ये मानते हैं
कि भाई राजपूत जो है वो बाहर से आए हैं, बाहर से मीन्स भारत से भी बाहर, और वो विशेष रूप से मध्य एशिया से आए हैं ऐसा माना जाता है, और उससे भी आगे पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां से आए हैं राजपूत ऐसा माना जाता है। वो अक्सर विदेशी जनजातियों और राजवंशों द्वारा, मतलब वो कोई ट्राइबल लोग हैं जो इतनी दूर से ट्रैवल करके इंडिया में आ बसे, ऐसा माना जाता है कि भाई कहीं पे वो रहते होंगे, वहाँ आक्रमण हुआ होगा और फिर वो इंडिया में आ बसे, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि राजपूतों को इन विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज के रूप में भी देखा जाता है। ये कौन कहता है? ये भाई अलग अलग इतिहासकार हैं, कोई कहता है इंडिया के हैं, कोई कहता है ये बाहर के जो आक्रमणकारी लोग होते थे उनके वंशज हैं। ठीक है, तो स्वदेशी जनजातीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति स्वदेशी है, भारत के अंदर ही हुई है। समय के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी समूह होते थे और समुदाय होते थे जिन्होंने क्षत्रिय पहचान और योद्धा जीवन शैली को अपनाया। मीन्स इन ट्राइबल लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय बनाया और धीरे धीरे वो राजपूत समुदाय का हिस्सा बन गए। और ये सिद्धांत राजपूत समुदाय को ये बताता है कि भाई ये एक तरीके से इंडिया में ही थे, जो कि कुल में पहले रहते थे, फिर एक साथ इन्होंने अपने आप को समुदाय बना लिया। गुर्जर प्रतिहार संबंध, तो गुर्जर प्रतिहार मध्यकाल के भारत में एक प्रमुख राजवंश था, जो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया भी है। तो कुछ सिद्धांत राजपूतों और इस राजवंश के बीच घनिष्ठ संबंध भी बताते हैं कि राजपूत और गुर्जरों के बीच भी बहुत ज्यादा संबंध है। तो हर किसी का अपना अपना ज्ञान है। कभी कभी माना जाता है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र, राजा का बेटा। राजपूत मीन्स राजा का पुत्र। तो ऐसे में शासक परिवारों और गुर्जर प्रतिहार जैसे राजवंशों के साथ भी इसका एक संबंध बताया जाता है, बट इसमें कितनी सच्चाई है वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर इतिहासकार की अपनी राय है। स्थानीय सरदार और कुल, तो कई राजपूत वंश अपनी उत्पत्ति जो लोकल लेवल पे सरदार होते थे कबीलों के, उनसे भी मानते हैं। कुल जो होते हैं, छोटे छोटे कुल होते हैं, जनजातियां होती हैं, वहां से राजपूत आए हैं ऐसा भी माना जाता है। समय के साथ साथ इन स्थानीय नेताओं ने, जो ये कबीलों के सरदार होते थे, इन्होंने अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत कर लिया, अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो ऐसे में फिर ये एक प्रॉपर राजपूत समुदाय बन गया, ये भी माना जाता है। ठीक है, और पुराणों के अंदर भी लिखा गया है कि बहुत सारे राजपूत कुलों के बारे में बताया गया है कि उनकी पौराणिक कहानियां भी हैं। कोई कहता है कि देवताओं से उत्पन्न हुए हैं राजपूत। ठीक है, कोई कहता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो वीर थे। महाकाव्य, लड़ाई और पौराणिक शख्सियतें शामिल हैं। मीन्स पुराणों के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें बताया गया राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसे में आप एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते कि राजपूत कहाँ से थे। ठीक है, इसके लिए हर इतिहासकार ने अपना अलग एक मत दिया है। तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि राजपूतों की उत्पत्ति बहुत ही जटिल टॉपिक है, एक डिबेट वाला टॉपिक है, और इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोई कहता है बाहर से आए हैं, कोई कहता है भारत के हैं, कोई कहता है देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। तो कुछ प्रॉपर इसका नहीं है रिकॉर्ड, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, समय के साथ साथ रिसर्च आती है, रिसर्च फैक्ट्स को चेंज करती है, तो आप कुछ एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते इसका। और अब हमारा अगला सवाल है, चोलों के अधीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करो। अब भाई जो चोल साम्राज्य है, जो दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य है, उसके अंदर क्या क्या था। तो देखो, ये आपको मैप नजर आ रहा होगा बहुत बड़ा, यहाँ पे ये चोलों का साम्राज्य और इनका इतनी दूर दूर तक व्यापार। ठीक है, आप देखो समुद्र पार भी व्यापार था। ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये चोलों का साम्राज्य है, पर्पल कलर की लाइन दिख रही है ये इनका व्यापारिक मार्ग है, ब्लू कलर जहां जहां दिख रहा है वो जगहों पर चोल साम्राज्य का प्रभाव था। तो आप समझ लो कि ये कितना खतरनाक साम्राज्य था। चोल राजवंश जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत पर अपना अच्छा खासा शासन किया था, उसको अब हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी राजनीतिक विकास के बारे में हम समझेंगे। तो अब अगर हम देखें, जो चोलों का प्रशासन था वो काफी ज्यादा केंद्रीकृत था। मींस चोलों ने एक अच्छी तरीके से, एक तो भाई ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं नौकरशाही, वो इनका बहुत अच्छा सिस्टम था। नौकरशाही का मतलब होता है जो अधिकारी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते थे, जिसकी वजह से जो साम्राज्य था वो केंद्रीकृत था। मींस पूरे के पूरे साम्राज्य पर एक राजा का ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली अधिकार था, और इन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर रखा था। मींस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको फिर छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर रखा था, और
प्रत्येक का नेतृत्व करने के लिए एक गवर्नर होता था, या वायसराय काइंड ऑफ समझ लो, और जिसे मंडलम कहा जाता था। मीन जितना भी क्षेत्र होता है उसको मंडलम नाम से जाना जाता था, जो छोटे छोटे इकाइयां होती थी। नौसेना और समुद्री शक्ति, तो चोलों की सबसे बहुत ही जो खास बात है वो ये है कि उनकी उपलब्धियों में उनकी नौसेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस जो समुद्री सेना थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, और उन्होंने समुद्रों को कंट्रोल में लाया, और दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और यहाँ तक कि चाइना और अरब की दुनिया तक भी व्यापार किया। मींस चोलों का समुद्री सेना की वजह से और समुद्रों में कंट्रोल की वजह से बहुत फायदा हुआ। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से उनकी सेना दिखती थी चोलों की, ठीक है। और ये उनका झंडा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र का विस्तार। तो राजा राज चोल था, ठीक है, ये एक राजा है। इसके बाद है राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल प्रथम और राजा राज चोल। ये कुछ ऐसे महान राजा थे जिनके शासन के टाइम पे चोल साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार हुआ, काफी ज्यादा विकास हुआ। और आज की डेट का जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहां तक कि श्रीलंका का भी कुछ हिस्सा है जो चोलों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, सामंती व्यवस्था। तो भाई चोलों के टाइम पर क्या था, एक सामंती व्यवस्था का पालन होता था, जहां पर सैन्य सेवा और वफादारी के बदले में लोगों को जमीन दी जाती थी। अब देखो सामंती व्यवस्था में होता क्या है कि राजा होगा, वो जमीन दे देगा, और आप अपनी सैन्य सेवा दोगे तो आपको क्या है कि सैलरी के बजाय जमीन मिल रही है। तो ये ऐसा होता था चोल साम्राज्य में भी, ठीक है। इससे क्या होता था कि सैन्य जो मतलब सेना है उसकी कभी कमी नहीं होती थी। कानूनी प्रणाली, तो चोलों के पास एक बहुत अच्छी तरीके से कानूनी प्रणाली भी थी जिसका वो लोग पालन करते थे। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन तमिल ग्रंथों पर इनका जो है कानून चलता था। मींस कानून जो है उसकी एक किताब है मनुस्मृति, सामाजिक नियम कैसे होंगे, जो मनु ने लिखा है। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार ही अपना शासन चलाते थे, और उनके पास ग्रामीण स्तर पर भी स्थानीय शासन हुआ करता था। और ग्रामीण शासन की एक प्रणाली थी जिसे उर या फिर सभा के नाम से भी जाना जाता था। मींस ग्रामीण लेवल पर भी शासन होता था जिसको उर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक विकास को समझेंगे अब हम चोलों के साम्राज्य में। तो कला और वास्तुकला, तो चोल जो है उसके टाइम पर जो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हिंदू धर्म के, शिव जी के मंदिर बनाए गए बहुत बड़े बड़े, वो द्रविड़ शैली के मंदिर, जो मैंने अभी आपको पहले द्रविड़ शैली समझाई भी थी, वो बहुत फेमस है। राजा राज चोल प्रथम द्वारा जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है बहुत फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और चोल वास्तुकला तो बहुत ज्यादा अच्छी थी भाई। तो इस तरीके से ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी फोटो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये चोलों ने ही बनवाया था। इसके बाद साहित्य की बात करें तो चोल काल के दौरान तमिल साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। चोल साहित्य के महान संरक्षक थे, मीन्स लिटरेचर वगैरह को वो बचा के रखना चाहते थे। और इस अवधि के दौरान जो है सिलपतिकम और मणि मेकलाई नाम से कई रचनाएं लिखी गई, जो कि आज भी बहुत ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इनका लिटरेचर बहुत फेमस था। तो सिलपतिकम जो लोग इंग्लिश ऑनर्स वगैरह में पढ़ते हैं वहां पे ये इनकी कथाएं पढ़ाई जाती हैं, जो कि एक साउथ इंडियन, ओके। संगीत और नृत्य, चोल संगीत और नृत्य के भी संरक्षक थे इस टाइम पे। आप अगर देखोगे प्राचीन तमिल संगीत ग्रंथ है जिसको सिलपदिकरम कहा जाता है। चोल टाइम पे जो संगीत चलता था, जो नृत्य वगैरह चलता था, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर अच्छे से बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता था। धर्म के बारे में बात करें तो चोल जो है वो शैव धर्म के कट्टर समर्थक थे। मीन्स शिव जी के ये बहुत ज्यादा पुजारी थे, शिव जी को मानते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो कि हिंदू धर्म के एक प्रमुख संप्रदाय है। हिंदू धर्म आप देखोगे वैष्णव शैव इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, जबकि चोल जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। हालांकि वे लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित अन्य धर्मों का भी अच्छे से पालन, मतलब पालन क्या आप ये समझ लो, सपोर्ट सबको ही करते थे, बट एक ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो हिंदू धर्म की तरफ था इनका। उनके शासनकाल के दौरान कई मंदिर बनाए गए, कई जो है मतलब बौद्ध धर्म के लिए मठ वगैरह भी बनवाए गए। शिक्षा के बारे में बात करें तो चोल काल के अंदर शिक्षा का विस्तार हुआ, छात्रवृत्ति वगैरह भी दी जाती थी। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी करा जाता था। और कई शैक्षणिक संस्थान जिन्हें घटिका के नाम से जाना जाता था, शैक्षणिक संस्थान मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे लोग पढ़ने आते थे, उसको घटिका नाम से जाना जाता था।
वो बनाए गए, जहां पर दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, खगोल विज्ञान पढ़ाया जाता था, चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। तो शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। और संक्षेप में बताऊं तो चोल राजवंश जो है वो हमारा साउथ इंडिया का बहुत ही बड़ा, बहुत शक्तिशाली राजवंश रहा, जो कि अपना राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। अपने एरिया के साथ साथ उन्होंने आसपास पड़ोस में जाके दक्षिण पूर्वी एशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ समुद्री सेना उनकी जाती थी, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी ये वन शॉट वीडियो से ये पेपर की तैयारी तो हो जाएगी, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।